दोस्तों नमस्कार। आज है 22 अप्रैल और आज सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के पीछे ये लॉजिक ये है कि जो इन्विरॉन्मेंट प्रोटेक्शन है और इन्विरॉन्मेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं, तो इन दोनों को याद दिलाने का दिन है आज कि आप लोगों को अवेयर होना है कि जो भी इन्विरॉन्मेंटल चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, क्रिटिकल इन्विरॉन्मेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अनइवन इन इरेटिक वेदर कंडीशंस, तो ये सब जो चैलेंजेस हमारा प्लैनेट फेस कर रहा है, तो किस तरह के एफर्ट्स एक साथ मोबिलाइज करके लेने होंगे ताकि उसको तरीके से एड्रेस किए जा सके, है ना। तो इस अर्थ डे पे हम लोग ये रिजॉल्व करते हैं कि we reaffirm our commitment to protecting the environment and promoting sustainability and ensuring a healthier and more resilient future for all life on earth। तो इस बार की थीम क्या है? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, ये एक कोएलिशन है जो ये टारगेट कर रही है कि 2040 तक जो प्लैनेट पे प्लास्टिक्स हैं उनका 60% रिडक्शन हो पाए। ठीक है, तो अर्थ डे के बारे में इतना था। अब एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, GS2 सेक्शन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साइंस टेक में रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एक प्राइम फोकस रहता है। तो ये आर्टिकल ये बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम अडॉप्ट करने की बात तो करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि इंडिया जो है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2070 तक अचीव कर लेगा। कैसे अचीव करेगा? तो हम लोग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करेंगे। लेकिन हम ट्रांजिशन तो करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने के पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसको अडॉप्ट करने के बाद, उसको कमीशन करने के बाद बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, जो कि कुछ लोकल लेवल पे और कुछ पॉलिसी एंड रेगुलेशन यानी कि नेशनल लेवल पे ये सब चैलेंजेस हैं जिनको दूर करना आवश्यक है। अदरवाइज़ हम लोग जो लक्ष्य रखे हैं नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन अचीव करने का 2070 तक का, वो लक्ष्य बस धरा का धरा रह जाएगा। इस आर्टिकल में राइटर बहुत सारे केस स्टडीज़ पॉइंट करते हैं कि जैसे अभी सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी इंडिया में मात्र 214 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है जिसमें सोलर पार्क बना हुआ है, और अगर देखें तो जितना हमने प्लान किया है अपने ट्रांजिशन का, उसके लिए कम से कम 50,000 से 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाहिए होगी। किसके लिए? सोलर पार्क के लिए, है ना, सोलर पार्क के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हम जो एफ़र्ट डालें वो होल हार्टेड एफ़र्ट हो और किसी एक एजेंसी का एफ़र्ट ना हो, बल्कि एक ऐसा एफ़र्ट हो जो कंसर्टेड एफ़र्ट हो, सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आएँ, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएँ। वो एक एग्जांपल देते हैं कि इंडिया का 2 सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्क जो सोलर पार्क है, भादला एंड पवागढ़। इन दोनों में क्या है कि बहुत सारे इश्यूज़ हुए सोलर पार्क बनाने के बाद। क्या इश्यूज़ हुए? तो भादला में क्या है, फार्मर्स का जो सैक्रेड लैंड था, जो पुरखों से सदियों से, है ना, चला रहा था लैंड, वो लैंड उनसे छिन गया। जब लैंड छिन गया तो जो लाइव स्टॉक रखते थे उनके लिए ग्रेजिंग की जगह छिन गई, घास कहाँ चढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली उनको लाइव स्टॉक को भी बेचना पड़ा। तो जो हमेशा से एग्रीकल्चरिस्ट और पास्चुरलिस्ट थे, मतलब खेती करते थे और गाय बकरी पालते थे, अब उनका जो रोजी रोटी है वही छिन गया। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन को सोलर पार्क के लिए ऑक्यूपाई कर लिया गया। सिमिलरली दूसरा जगह जो है वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी ज़मीनों को अधिग्रहण किया गया और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए उसको लेके। दूसरा एग्जाम्पल जो पवागढ़ का है, ये एग्जाम्पल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये कह रहा है कि जो ज़मीन था वो हमेशा ड्रॉट स्टिकन रहता था, सूखा हमेशा पड़ता था, वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम नहीं आता था। उस ज़मीन को उन्होंने क्या किया, लीज़ पे दे दिया। किसको? जो सोलर पार्क बना रही थी एजेंसी, उसको। तो सोलर पार्क बनाने वाली एजेंसी ने उस ज़मीन को लेके उस पर सोलर पार्क डेवलप किया। जब सोलर पार्क डेवलप किया तो इससे किसानों को एनुअल इनकम आने लगा, वैसी ज़मीनों से जहाँ से एग्रीकल्चरल इनकम ना के बराबर था। तो ये एक फ़ायदा हुआ, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन को
हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, हर जगह अनुपालन करने की ज़रूरत है। तभी जाके हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं वो भी एक सस्टेनेबल वे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सब कुछ तोड़फोड़ करके रख दिए और बाद पता चला श्रीलंका के जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग अचानक से ले आया ना वो लोग, क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी का इशू हो गया, फूड शॉर्टेज होने लगा। तो ये सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए काफ़ी होलिस्टिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर यहीं पे बात करते हैं वाटर सिक्योरिटी की और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, है ना, कि जो सोलर पार्क है, जो सोलर पैनल्स लगेंगे वहाँ पे सोलर पार्क में, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। किसके लिए? जो सोलर पैनल लगते हैं ना उसको धुलने के लिए। अगर नहीं धुलेंगे तो इनकी एफिशिएंसी टाइम के साथ कम होती जाती है ना, तो उसको धुलने की ज़रूरत है। तो हम जो सोलर पार्क बनाने का अभी प्रोविज़न रखे हैं उसमें पानी का प्रोविज़न कहीं नहीं है कि आसपास पानी का स्रोत होना चाहिए, नदी होनी चाहिए, नहर होना चाहिए, ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। तो ये करने की ज़रूरत है। फिर अभी जो हम लोग सोलर पार्क के लिए लैंड अधिग्रहण कर रहे हैं उसमें हमने एग्रीकल्चर और जो रिलेटेड लाइवलीहुड्स हैं और उसका पोटेंशियल जो फूड सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट, उन सब की एनालिसिस हमने ठीक ढंग से नहीं की है। फिर बायोडाइवर्सिटी इशूज़, अब किसी जगह पे आप सोलर पार्क लगा देंगे तो वहाँ पे जो जानवर घूमते थे कहाँ जाएंगे, है ना, तो वही तेंदुआ मिलेगा फिर शहर में, तो वही सारे बायोडाइवर्सिटी लॉसेज होंगे, है ना, माइग्रेशन हो जाएगा बहुत सारे जानवर का जो एक्सटिंक्ट हो, जैसे चीता एक्सटिंक्ट हो गया था तो वही चीता के टाइप बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। जब वो एक्सटिंक्ट होंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम सर्विसेज है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे क्या है, हम अनसस्टेनेबल वे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और अपने रिसोर्सेज को तो कंज्यूम करेंगे ही, आने वाले जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज छोड़ेगा नहीं। तो इसको बचाने के लिए हम किस तरह की चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि अगर सोलर पार्क आप बना रहे हैं तो सपोज़ ए कंपनी बना रही है, बी कंपनी बना रही है, तो कंप्लीट ओनरशिप ए कंपनी की ना हो, जिसने जिसने ज़मीन दी हो उनको उसका शेयर मिले, है ना। तो ओनरशिप पे बात करो आप, एक मॉडल ऐसा बनाओ कि ओनरशिप रिलेटेड मॉडल हो, तब तो जाके उनको पैसा मिलेगा और सही हक मिलेगा उनको अपनी ज़मीन का। दूसरा, फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव को ज़्यादा इंगेज करो, मतलब उस गांव के लोगों को ही एक साथ करके बोलो कि सोलर पार्क लगाएं, है ना। कोई कंपनी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वहाँ का मुखिया सरपंच जो हेड है वो मोबिलाइज़ करे चीज़ों को और कुछ एक कंपनी, कुछ कमिटीज़ बना के इस तरह से करके सोलर पार्क बनाए। इससे क्या हो कि कम्युनिटी बेनिफिट हो। अगर लैंड जा रहा है, कैसे मंदिर बनता है तो सब लोग दान करते हैं उसमें, तो उस मंदिर में सब लोग जाते हैं, फिर उस मंदिर में क्या, अगर कोई प्रांगण में जगह है, अगर कोई मीटिंग हॉल है तो उसका सब यूज़ करते हैं शादी विवाह में। तो वही चीज़ होगी यहाँ पे कि अगर कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ सोलर पार्क बनेगा तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, सबको उससे पैसा आएगा, है ना। फिर ये राइटर कहते हैं कि सोलर और विंड पार्क को इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से दूर किया गया है, EIA से दूर रखा गया है, जो कि बहुत डेंजरस है ना। इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आप इसमें लूप होल निकाल लिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा, और वो लूप होल से फिर क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो परेशान होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो लोकल गवर्नेंस है उसको प्लानिंग में इन्वॉल्व करो, किसी भी चीज़ में उनको इन्वॉल्व करो, ताकि जो लोकल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होना है वो अलाइन हो सके जो सोलर पार्क डालने के बाद जो ऑब्जेक्टिव हमको अचीव होना है ना, दोनों को कन्वर्जेंस कर सकें हम। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम डेवलप करेंगे तो हम सस्टेनेबल वे की तरफ जाएंगे, है ना। इसी से रिलेटेड वो एक एग्री वोल्टेक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो सोलर पावर जनरेट कर रहे हो आप, उसको एग्रीकल्चर से आप रिलेट करो, है ना। और एग्रीकल्चर से रिलेट करने का मतलब ये नहीं कि जो बिजली पैदा होगी उससे पंप चलेगा, बस ये इतना नहीं। जब सोलर पार्क बनाओगे तो तुम उससे इस तरह से डिज़ाइन करो, है ना, जो उसका एक्सपोज सरफेस है इस तरह से डिज़ाइन करो कि स्पेस बने कुछ, है ना। चाहे पार्किंग का स्पेस, ट्रैक्टर के पार्किंग का स्पेस बन जाए, वहाँ मवेशियों के नीचे रहने की जगह हो जाए, इस तरह से कुछ सिचुएशन वहाँ पे बने कि एक एग्रो वोल्टेइक्स करके सजेस्ट करते हैं कि एक रिन्यूएबल, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल बनेगा फिर, है ना। तो ये सब चैलेंजेस हैं सोलर एनर्जी को लेके। फिर विंड एनर्जी को भी लेके है कि विंड एनर्जी के कारण बर्ड इकोसिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। गिद्ध क्या है, उस फंस जाते हैं उसके बड़े पंख में। तो जो भी लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसका पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट आउटकम तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे तब तक ये हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हम नेट जीरो 2070 तक सही से अचीव कर पाएंगे इन ट्रू सेंस।
है ना। फिर हमको एडिक्वेट स्किलिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है ना। जो लोग रह रहे हैं पॉपुलेशन, उनको उस बारे में बताने की ज़रूरत है कि देखो ऐसा सही है, ऐसा गलत है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, ये हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल न्यूज़पेपर की तरफ। तो अगर न्यूज़पेपर देखें तो उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है आज, एक दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है बस, बाकी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है और कोई भी ऐसी एकेडमिक न्यूज़ नहीं है जो हमारे लिए काम की हो। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उससे अपने काम की चीज़ निकालने की। तो अभी देखो, जो मुइज़ो की पार्टी है उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली मालदीवियन पार्लियामेंट पोल्स में। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि जो मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ो हैं, ये चाइना सेंटर्ड है ना, इंडिया के किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट चलते हैं ये। और मालदीव्स क्या है, मालदीव्स हमारे नियर बाय नेशन है, हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका सबसे पहला जो फ़ायदा होता है मालदीव्स को होता है। कुछ भी ड्रॉट सिचुएशन हुआ, कुछ भी किसी चीज़ की कमी हुई, खाने की कमी हुई, पानी की कमी हुई, हम यहाँ पे भेज देते हैं, इनको मिलिट्री सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ दिन से जो चाइना का प्रेजेंस है उसके कारण ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर इंडिया के अगेंस्ट में सारे कुछ करने में लगे हुए थे। और जो पार्टी इंडिया के अगेंस्ट लड़ रही थी, यानी कि वहाँ की जो रेडिकल पार्टी थी, जो फंडामेंटलिज्म पे उतर गई थी, नेशनलिज्म पे उतर गई थी, वही पार्टी फिर से सरकार में आ गई है। और ये इंडिया के लिए अब इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से इंडिया इन सिचुएशंस को हैंडल करती है। फिर यहाँ म्यांमार की बात हो रही है, तो म्यांमार का कुछ न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ होगा वहाँ पे मिलिट्री रूल 2021 में आया, तब से बहुत उथल पुथल मची हुई है वहाँ पे। हमारे काम की चीज़ ये है कि हम ये देखें कि म्यांमार से हमारा कौन से स्टेट का बॉर्डर लगता है। तो म्यांमार से हमारा मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल का बॉर्डर लगता है। मतलब टोटल 4 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, है ना। तो टोटल बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर लेंथ है। बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अब जितना रहेगा सब का सब इलेक्शन का न्यूज़ है, हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यूज़ कर सकें अपने आंसर्स के लिए या अपने मेंस प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन सेक्शन में देखते हैं, हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ फ्यूलिंग लिटिगेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। इससे रिलेटेड एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, काफ़ी डिटेल्ड पीडीएफ है, उसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस कवर्ड हैं क्लाइमेट लिटिगेशन से रिलेटेड, है ना। तो क्लाइमेट लिटिगेशन है क्या, वैसे लिटिगेशंस, वैसे कोर्ट केसेस, है ना, जो क्लाइमेट के कारण अराइज होते हैं। तो क्लाइमेट के कारण कोई केसेस क्यों अराइज होंगे, तो आइदर कोई पीआईएल करेगा, कोई बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, है ना, तभी तो कोई लिटिगेशन बनता है। तो फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो क्लाइमेट चेंज से कौन से फंडामेंटल राइट का हनन होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्पेसिफिकली बताया, है ना, काफ़ी स्पेसिफिकली बताया कि राइट टू क्लीन एयर और ए क्लीन इन्वायरमेंट हमारे राइट टू लाइफ का पार्ट है। ऑलरेडी हम चेरिश कर रहे थे इन सब चीज़ों को, है ना, हमारे जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ इन्वॉल्व थी, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली इन चीज़ों को नहीं बता रहे थे। लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो भी क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उससे हमको प्रोटेक्ट किया जाए। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये जिम्मेदारी उन स्टेक होल्डर्स की बनती है जो क्लाइमेट चेंज को के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें। जैसे सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिवास्टेटिंग सिचुएशन ऑफ द डिग्रेडिंग क्लाइमेट चेंज, डिग्रेडिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो क्लाइमेट चेंज है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में। आप देखेंगे इंडिया में भी बहुत सारे एक्सट्रीम सिचुएशंस हुए, चाहे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, या बिहार में देखो कभी बारिश हो जाती है, बेंगलोर में वाटर स्कार्सिटी हो गई, चेन्नई में कभी फ्लड हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये सब जो है इरेटिक वेदर कंडीशंस जो हो रही हैं, इससे रिलेटेड अब टाइम के साथ लिटिगेशंस भी आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये लिटिगेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे अलग देशों में भी इस लिटिगेशन इसने एक लिटिगेशन का रूप ले लिया है। तो अगर क्लाइमेट लिटिगेशन की बात करें कि क्लाइमेट लिटिगेशन होता क्या है असल में, तो क्लाइमेट लिटिगेशन जो होता है ना, वो कुछ लीगल एक्शंस होते हैं या लॉ सूट होता है दैट सीक्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जिसका कॉज, इम्पैक्ट, रेस्पॉन्स क्या होगा, हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। इस लॉ सूट में
अलग अलग पार्टीज़ हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेशंस हो, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हो या एक इंडिविजुअल हो, है ना। वो क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी डिजास्टर्स हुए हैं उसके कारण वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, इंजंक्शंस की डिमांड कर सकते हैं, या फिर कोई पॉलिसी या बिहेवियर में चेंजेस की बात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट लिटिगेशन। तो क्लाइमेट लिटिगेशन बहुत सारी वजह से कुछ दिन में इंक्रीज़ हो रहा है, इसका काफ़ी प्रेसिडेंस जो है बढ़ रहा है। जो 2023 का ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट था यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का, इसने ये बताया कि 2180 क्लाइमेट रिलेटेड केसेस जो है अलग अलग कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स और एडजुडिकेटरी बॉडीज़ में सुने जा रहे हैं, टोटल 65 कंट्रीज़ में। समझो कितना ज़्यादा केस बढ़ गया है ना। तो इस केस के बढ़ने का रीज़न क्या है? इस केस के बढ़ने का रीज़न हम देखेंगे तो लोगों को क्लाइमेट एक्शन की अर्जेंसी हो गई है कि अब लोग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। फिर कुछ लीगल प्रेसिडेंट्स भी हैं जिसके बेसिस पे वो चैलेंज कर रहे हैं चीज़ों को। फिर लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है सोशल मीडिया के कारण, जो भी वर्ल्ड में चेंज ये हो रहे हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे दुबई में फ्लड आ गया। तो ये सब जो डिजास्टर्स हो रहे हैं इसके बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर ये बीत गई तो हम क्या करेंगे, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, है ना। फिर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ, ये लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो क्लाइमेट लिटिगेशन के कुछ इंस्टेंसेस अगर हम देखें तो उर्गेंडा फाउंडेशन वर्सेस किंगडम ऑफ नीदरलैंड 2015 का केस था, है ना। ये केस जो है ये इंटरनेशनल केस है। फिर जूलियाना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऑनगोइंग केस है। इंडिया में बात करें तो वी अरुणा राय एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और ग्रेटा थनबर्ग एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये 4 केस आप क्लाइमेट लिटिगेशन से रिलेट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन आता है ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है ये, है ना, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज काफ़ी उभर के आ रहा है और हमारे GS2 सेक्शन 3 का एक पार्ट भी है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लाइमेट लिटिगेशन के लिए हमारे इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सिस्टम्स बने हुए हैं। जैसे देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये बेसिकली डील ही करता है इन्वायरमेंटल मैटर से, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसका वन एंड ओनली सिंगल फोरम है जहाँ पे कंटिन्यूस पिटिशंस फाइल होते हैं और कंटिन्यूस फास्टली डिस्पोजल होता है केसेस का, और उनके फाइन्स भी अच्छे खासे होते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे उन्होंने फ़ाइन डाले हैं। तो यहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में जो सवाल आएगा वो आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट लिटिगेशन इज़ करेक्ट। तो क्लाइमेट लिटिगेशन से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है, तो यहीं से कुछ स्टेटमेंट उठा देगा, है ना, या कोई केस उठा देगा कि फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू क्लाइमेट लिटिगेशन। तो एक बार अगर ओवरव्यू रहा तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से देख सकते हैं। मेंस में सवाल आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय क्लाइमेट लिटिगेशन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग क्लाइमेट लिटिगेशन दीज डेज, व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस या टू हैंडल दोज क्लाइमेट लिटिगेशन केसेस, या किस तरह से हम अपने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएं, किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ही रिड्यूस कर दें ताकि जो क्लाइमेट लिटिगेशंस वाली चीज़ें हैं वो भी कम हो जाए। फिर इस पेज में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कोरल ब्लीचिंग इवेंट, है ना। आपको जानना ज़रूरी है कि कोरल्स होते क्या हैं, कोरल पॉलिप्स होते क्या हैं, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है इकोसिस्टम में, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है ये ज़रूर जानना है, कोरल ब्लीचिंग के रीजंस क्या क्या हैं, अभी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ना। ये काफ़ी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन सेक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। हम अब देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। हमने डिसइन्वेस्टमेंट क्यों चुना है, तो डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए चुना है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक न्यूज़ है, सेंटर में डिसइन्वेस्ट माइनॉरिटी स्टेक इन 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना। 5 पब्लिक सेक्टर बैंक में सेंटर जो है अपना माइनॉरिटी स्टेक भी डिसइन्वेस्ट कर सकती है। तो हमको जानना ज़रूरी है कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है ये दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ, बेचने का तरीका, या इसके ओनरशिप में अपना गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसको रिड्यूस करने का काम करती है डिसइन्वेस्टमेंट से। सपोज जैसे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन हो सकता है जब सपोज मैंने कह दिया इसमें 99% ओनरशिप है गवर्नमेंट की। अब आने वाले टाइम पे सरकार बोलेगी कि देखो 99% हमारा स्टेक है, तो वहाँ के हम मैनेजमेंट को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़े यंग लोग आएँ, थोड़ा कॉरपोरेट स्टाइल हो वहाँ पे, तो हम इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब हमारा जो 49% शेयर है वो हम बेच देंगे। अब तो अब सरकार के पास 51% शेयर रहेगा और 49% शेयर जो होगा वुड बी हेल्ड बाय
वेरियस स्टेक होल्डर्स, और वो जो स्टेक होल्डर्स होंगे वही शेयर होल्डर्स होंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे कोई बड़ी कंपनी जैसे ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC लाइफ है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें खरीदते हैं शेयर ताकि इन्वेस्ट करके वो पैसा बना सकें और रिटर्न में जो पॉलिसीज़ लेते हैं आप उसके एवज में आपको पैसा दे सकें। तो यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही डिसइन्वेस्ट करेगी तो सरकार का मात्र 51% का स्टेक रह जाएगा, जो भी डिविडेंड्स आएंगे 51% के बेसिस पे आएंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट जनरली कहा जाता है, एक आजकल चलता है ना कि कांग्रेस और उसकी पार्टी जो इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी पे, एलिजेट करती है कि आप जो है देश के रिसोर्सेज को बेच रहे हो। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वही बेचना हुआ, है ना, एक तरह से एक बेचना ही हुआ कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, क्योंकि अब हमारे लिए वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं रही है। हमारा काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, हमारा काम है फैसिलिटेट करना कि प्राइवेट सेक्टर आए और वो कंपनी चलाएं, ना कि हम कंपनी चलाएं। एक टाइम था जब हमारे पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थे, तब हमने PSUs बनाए थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए थे, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, हम हैवी इंडस्ट्री लगा सकें, उन सब इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें जिसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करके उनकी एक चेन बनाना चाह रहे थे, तो वो चेन अब डेवलप हो चुकी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मोर देन 25 MT का पावर जो स्टील प्लांट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। NTPC ने बहुत ज़्यादा अपना स्कोप बढ़ा लिया है। सिमिलरली ONGC बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो अब टाइम है कि इन सब कंपनीज़ को स्लैश करके जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इंटर कराया जाए, ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर हटके गवर्नेंस पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है सरकारों के द्वारा? तो सबसे पहला बात यही आता है कि फिस्कल मैनेजमेंट। शायद देखो सरकार का पैसा कम हो गया तो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। फिर एफिशिएंसी और कंपटीशन। अगर 99% से 51% शेयर हो गया, मतलब सरकार का जो अधिकार है उस पर कम हो गया। जो सरकारी एम्प्लॉय हैं अपने आप को सरकारी एम्प्लॉय अब नहीं कह पाएंगे डायरेक्टली, थोड़ा सा उनका जो इम्पैक्ट है कॉरपोरेट बॉसेस का भी रहेगा, तो कॉरपोरेट कल्चर थोड़ा आएगा, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। जैसा कंपटीशन चलता है कि LIC और HDFC इन दोनों का लाइफ इंश्योरेंस आता है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। पहले क्या था, LIC कंप्लीटली जो था गवर्नमेंट का था, अब क्या है वो शेयर होल्डर्स रखते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ इंडिपेंडेंट भी जाएंगे इसमें। तो पॉलिसी डिसीजंस जो होगी वो कॉम्पिटिटिव होगी, वो HDFC के अगेंस्ट में होगी, ICICI के अगेंस्ट में होगी, बजाज एलियांज के अगेंस्ट में होगी, है ना। तो अब ये कुछ सोच पाएंगे आगे बढ़ने का। सिमिलरली जो स्टेट के इंटरप्राइजेज हैं जैसे रेलवे है ना, आप देखेंगे रेलवे की जो पटरी होती है उसके साइड में बहुत सारी ज़मीन पड़ी होती है, वो रेलवे की ज़मीन है। सोचो कितनी वैल्यू है उस ज़मीन की, है ना। तो उसको मोनेटाइज नहीं किया जा रहा है, तो अब उसको मोनेटाइज करने पे विचार हो रहा है। तो अब यही डिसइन्वेस्टमेंट में होता है कि जो भी असेट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं सरकारी, उसका मार्केट पोटेंशियल बनाया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जा सके, ताकि उससे हम कुछ गेन कर पाएँ, है ना। उससे अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ अपना अच्छा कर पा रहे हैं तो उसको यूटिलाइज़ करें, अपना ग्रोथ को इंश्योर करें, है ना, ताकि ओवरऑल जो है वो हमारे इकोनॉमी को प्रोपेल करेगा। फिर सरकार का इंटरवेंशन कम करने की बात होती है। फिर कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की बात होती है कि डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव क्या होगा कि कैपिटल मार्केट बढ़ेगा। कैसे? तो नंबर ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज बढ़ेंगी। जब ट्रेडेड कंपनीज बढ़ेंगी तो लोग भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जितना ज़्यादा वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतना ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा और उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के, तो ये सब देख लेना। मार्केट में कैसे बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट के लिए कैसे बेनिफिट होता है, PSUs के लिए कैसे बेनिफिट है, यानी कि जो कंपनी जिसका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद है वो। फिर कुछ चैलेंजेस देखे जाते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। तो डिसइन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो जैसे 99% से हम 51% पे चले गए। हमको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो 99% का डिविडेंड मिल रहा था। डिविडेंड क्या होता है कि सालाना जो है उस कंपनी की कमाई का एक हिस्सा आपको जाएगा, जितना प्रतिशत आपका उसमें स्टेक है। तो उस हिसाब से जो डिविडेंड बनता था वो डिविडेंड 99% का जो डिविडेंड था वो तो नियर टू हाफ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो डिविडेंड रिड्यूस हो गया, ये चैलेंज है। तो सरकार की रेवेन्यू कम हुई, लेकिन वन टाइम सेलिंग से 99% से 51% में जो वन टाइम सेलिंग हुई वहाँ से पैसा आया, लेकिन जो कंटिन्यूस इनकम आ रहा था वो इनकम इनका ख़त्म हो गया, है ना।
तो क्रिटिसिज्म ये है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है उसको सरकार बस एक रिसोर्स रेजिंग एक्सरसाइज मानती है, ना कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रिवैम्प करने का उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन ट्रू सेंस में हम डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं जब आप 51% से कम जा ही नहीं रहे हैं। 51% से अगर कम जाएंगे तो जो डायरेक्ट कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का नहीं होगा, और जो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी जो आता है, जो कल्चर है वहाँ की इनएफिशिएंसी की, वो कम नहीं होगी। तो इसमें ये एक क्रिटिसिज्म है। फिर कुछ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करते हैं जिन सेक्टर्स में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ गवर्नमेंट का ही उसमें कंट्रोल रहेगा। जैसे ऑयल पीएसयू में अगर हम इसका डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे ये होगा कि जैसे ऑयल, मतलब समझो इसको कि जैसे IOCL है और रिलायंस का एक ऑयल कंपनी है। अब IOCL को अगर डिसइन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो रिलायंस ऑयल जो है वो 73 रुपये में तेल बेच रहा था। IOCL सरकारी ऑब्लिगेशंस के कारण 72.9 रुपये में तेल बेच रहा था। आने वाले टाइम पे IOCL पे भी प्राइवेट सेक्टर बनेगा तो ये रेट जो है ये बढ़ा के 75 कर देंगे, कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना, सरकारी ऑब्लिगेशन नहीं है उस पर। सिमिलरली ये भी अपना रेट बढ़ा देगा। लोगों के पास उपाय ही नहीं है, महंगा तेल ही लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी फ्यूल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी है, उस पर इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना। फिर एक क्रिटिसिज्म आता है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वही आपने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस करके रखा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग क्या है, आज तो बेच देंगे लेकिन रिटायरमेंट के बाद में उस पर FIR हो जाएगा कि आपने जो बेचा था उसमें आपने इतना % घूस खाया था। तो ये सब जो है ये चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए और भी बाकी सारे हैं, आप देख लेंगे। नीति आयोग ने कुछ सजेशंस दिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। इसके 3 सजेशंस नीति आयोग के हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं जिससे डिसइन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा क्या किया जा सकता है, एफिशिएंट बनाया जा सकता है ना। तो इतना था डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ये डिटेल्ड PDF मैं शेयर कर दूंगा अभी टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर देख लेना। और ये जो लास्ट आर्टिकल है, की चैलेंजेस टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इसका आर्टिकल हमने ऑलरेडी हिंदू के उस आर्टिकल में देखा था। उसी की एक राइटअप जो है मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ये भी देख लेना। दिस इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर GS2 सेक्शन 3। तो आज के लिए बस इतना न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए रेलिवेंट था, और आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा ये जो है ना न्यूज़ रेलिवेंसी कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी हम कुछ स्टैटिक टॉपिक्स को पकड़ के उस पर डिस्कशन कंटिन्यूस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।